स्पिरिचुअलिटी की आज जितनी जरूरत है अपने आप से कनेक्शन। अगर तुम्हारी ध्यान साधना से भी अहंकार जुड़ गया कि अरे तुम कितने बड़े तपस्वी हो, अरे तुम कितने बड़े भक्त हो, तो भी अहंकार है, वो अहंकार बेकार है। अगली सांस तुम्हारे नाक में जाएगी नहीं पता नहीं, लेकिन सोचते हो कि बच्चे को ये बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर। स्पिरिचुअलिटी आपको जिंदगी के फैसले लेने में बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। जब आप भूल जाएं, जब डांसर खो जाए और सिर्फ डांस रह जाए, वो मेडिटेशन। आपको क्या लगता है रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आ रही है? ईगो। एक बहुत भारी चीज आप उठा पाओगे और मैं शायद नहीं उठा पाऊंगी, या मैं मेंटल एबिलिटी का कोई काम आपसे ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगी, आप नहीं कर पाएंगे, या मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा हो सकती है, तो आप भी उसको एक्सेप्ट करो और मैं भी करती हूँ। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एडजस्ट करना। खिचड़ी में जैसे घी डाल दो तो कितनी खूबसूरती से वो मिक्स हो जाता है, आपको घी और खिचड़ी अलग नहीं दिखते। तो एडजस्टमेंट्स हमें दोनों तरफ से करने आने चाहिए। एडजस्टमेंट मालूम है, बुजुर्ग लोग। ओह हाँ, जब मेरे कज़न ने मुझे बात बताई तो मैं तो हैरान हो गई। बोला ऐसे ही पूछा जाता है घर में डस्टबिन कितने। आज की पीढ़ी को रिश्तों की वो अहमियत या वो वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तो मोबाइल फ़ोन ने बर्बाद कर दिया है, मैसेजेस 2-2 मिनट में ब्रेकअप हो जाते हैं। फिर वो ड्रीम्स कैसे पूरे होते हैं? उन ड्रीम्स को चेज कैसे करेंगे? ड्रीम्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक छोटे से गांव में बैठे हैं, अगर वो सोचें कि भाई मुझे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा दूर की चीज़ हो जाती है कि पहले तो यार दिल्ली पहुंच जाओ या मुंबई पहुंच जाओ, घर वाले अलाउ कर दें जाना, उसके बाद फिर आप उन ड्रीम्स को चेज करेंगे। जब हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद होता है उस समय हम डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। जो बच्चे खासकर कि मैं यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, आपके लिए कुछ और बेहतर बना था। अभी भी कोई ऐसा सपना है जो मैनिफेस्ट होना बाकी है और आप शेयर करना चाहिए? कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और ये जिंदा दिली आती कहाँ से है? ये जिंदा दिली आपको तब मिलती है जब आप लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके लिए जिंदगी बहुत मायने रखती है। अब आप सोच रहे होंगे ये जिंदगी जिंदगी बार बार मैं क्यों कर रहा हूं अपने इंट्रोडक्शन में? क्योंकि आज मैं जिनके साथ आपको मिलवाऊंगा इस पॉडकास्ट में, उनकी जिंदगी के साथ जिंदगी बहुत जुड़ी हुई है। हेलो हाय वेलकम, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। आज के गेस्ट जो हैं वो हैं ऋचा अनिरुद्ध जी, जिनको आप पहले से जानते होंगे। जिंदगी लाइव एक शो IVN7 पे एक जमाने में आता था और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा उसको। उसके बाद जिंदगी विद ऋचा नाम से भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं ऋचा अनिरुद्ध जी भी, क्योंकि वो ज़िंदगी पर बात करती हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के उन पहलुओं को छूती हैं जिन पहलुओं को कोई नहीं छूता, जिन पहलुओं पर कोई बात नहीं करना चाहता, शायद मुंह फेर लेता होगा, उन पहलुओं पर भी बात करती हैं। तो आज मैं उनके साथ बात करूंगा उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर। लेकिन ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब मैं ग्रो हो रहा था या फिर जब मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, उस वक्त पर मैं जिन लोगों को देखा करता था उनमें से एक शख्सियत आज मेरे साथ हैं। तो ये बड़ा ही एक प्रेशर वाला मोमेंट मेरे लिए होगा कि मैं उन लोगों से सवाल करूं जो लोगों को मैं देखकर मैंने सवाल करना सीखा हो। तो आज ऋचा अनिरुद्ध मेरे साथ स्टूडियो में हैं और चलिए उनके साथ हम आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सो आज मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ। ये एक मेरे लिए बड़ा लकी मोमेंट इसलिए है क्योंकि अभी मैं चीज़ ये चाह रहा था कि मैं कैमरे पर ही बोलूँ, क्योंकि जब हम जर्नलिस्ट पढ़ रहे, मेरी खासकर उम्र के जब पढ़ रहे थे, तो हम कुछ लोगों को देखते हैं, क्योंकि आपके साथ भी हुआ होगा, कभी आप किसी को फॉलो करते होंगे कि अरे मुझे इसके जैसे होना है। क्योंकि मैं बचपन से ही एक जर्नलिस्ट और एक एंकर बनना चाहता था, तो मैं देखता था। तो बहुत सारे लोग थे, एक तो हैं भी नहीं अब इस दुनिया में, रोहित सदाना जी, ठीक है, मैं उनको देखता था, ठीक है, और आप भी एक थे, क्योंकि मैं अंदर से फील करता हूँ कि मैं इंसान को मिलता नहीं हूँ, इंसान को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आज ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है, और इस तरीके से मुलाकात है जिसे मैं टीवी पर ही देखा है मैंने आज तक, उससे पहली मुलाकात ऐसी है, मेरे लिए बहुत लकी मोमेंट है। सो थैंक यू फॉर द यूनिवर्स एंड थैंक यू आपको भी कि आप स्टूडियो में आए। सबसे पहले बहुत सारे पॉडकास्ट आज तक आपने किए हैं, बहुत सारे वीडियोस आपने किए हैं, आपके सोशल फुटप्रिंट्स भरे हुए हैं आपकी वीडियो से। सो आपकी जर्नी सब जानते हैं, बट मैं उसके अलावा एक और जर्नी होती है जो इंसान इनर पीस के लिए कहीं ना कहीं जीता है। आउटर वर्ल्ड को हर कोई देखता है, बट अंदर से आप कैसे रहे और अंदर से आप आपने कैसे खुद को ग्रो किया, मैं वहाँ पर बात करूँगा। शुरुआत कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी से। आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत यूनिक है, ठीक है, क्योंकि जो जितना ऊपर जाता है वो उतने ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करता है, उस चैलेंजेस के नेगेटिव मार्क्स को वो मिटाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। इफ़ आई से कि स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है, ऋचा अनिरुद्ध के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, बताएं। माय गॉड, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है अपने आप से कनेक्टेड रहना, तुषार।
क्योंकि क्या हुआ है, आज की दुनिया जो हम देख रहे हैं, स्पेशली जब से सोशल मीडिया भी पिछले 15-20 साल से और ज़्यादा वो चैलेंज की जो आप बात कर रहे हैं वो बढ़ गया है। जैसे जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी तो सोशल मीडिया नहीं था, हमें ये प्रेशर नहीं होता था कि हमारी एंकरिंग में कही हुई एक बात आज शाम को ट्विटर पे कितना बवाल होने वाला है एटलीस्ट। तो अब मैं कभी कभी जब वो बवाल देखती हूँ मैं सोचती हूँ थैंक गॉड सही टाइम न्यूज़ पढ़ के निकल लिए क्योंकि कई बार हम लोग गूफ अप्स होते थे, सब कुछ होता था। तो अब जो हो गया ना, अब जो मारा मारी है पूरे समय, हर समय अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश, हर समय अपने आप को खूबसूरत या हैंडसम दिखाने की कोशिश। कई बार बहुत लोगों के बारे में हम ये देखते हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, और वो जो उनका जो सोशल मीडिया एक अवतार है वो आपको लगता है अरे ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। नॉट बीइंग, हो सकता है नॉट बीइंग जजमेंटल अबाउट अदर्स, मेरे साथ भी हो सकता है जैसी मैं सच में ना हूँ, लेकिन मैं कुछ ज्ञान सोशल मीडिया पे दे रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्ञान देना है। तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की आज जितनी ज़रूरत है, मतलब अभी सबसे ज़्यादा ये वक्त है कि हम सबको ज़रूरत है, और मेरे लिए वो ये है अपने आप से कनेक्शन। जो मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं ओशो, उनका अगर इतने हज़ारों, उनके तो कितने हज़ारों घंटों के प्रवचन है, मतलब आप एक बार जब सुनना शुरू करते हैं आपको ख़त्म हो जाएगा, सुनते 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 उनके प्रवचन ख़त्म नहीं होते। हर समय ये कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको, अपने को, स्वयं को पहचानो। तो मेरे लिए वही है। आज भी हर सुबह जब बैठ के कम से कम कोशिश रहती है कि जब बिल्कुल 5 बजे सुबह उठती हूँ तो 15 मिनट, आधा घंटा, जितना टाइम हो ओशो का एक डिस्कोर्स सुनती हूँ। और उस समय अपनी ही गलतियाँ देखने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि मैं देखूँ कि तुषार ने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि वो टाइम ये होता है कि मैंने क्या गलत किया, या मैं ये मैंने ये किया या ये कहा तो क्या ये इसको मैं बेहतर कर सकती थी। कुड आई हैव अवॉइडेड दिस सिचुएशन, आई शाउटेड एट दिस पर्सन, क्या वो शाउटिंग अवॉइड की जा सकती थी, मुझे इसका ये कहा बुरा लग रहा है तो बुरा लगने की क्या ज़रूरत है वाकई, या ये जो कर रही हूँ ये क्यों कर रही हूँ। ये जो सारे सवाल होते हैं ना, बिल्कुल, जब आपको कई बार डिस्टर्ब करते हैं कि क्यों है ही क्यों, एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, तो वो सारे सवालों के जवाब ढूंढना, अपने अंदर अपने आप को पहचानना, अपनी गलतियाँ अपने लिए स्वीकार करना, किसी और को जाके मुझे नहीं बताना, लेकिन अपने लिए स्वीकार हो जाए कि तुमने ठीक नहीं किया। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वो है। ओशो को ही आपने क्यों चुना फिर? मैंने ओशो को नहीं चुना, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि गुरु आपको चुनता है। मेरा पहले सवाल यही था कि मैं आपसे ये पूछने वाला था कि ओशो को आपने चुना कि आपको ओशो ने चुना, फिर मैंने सवाल थोड़ा रेक्टिफाई कर दिया। नहीं, ऐसा बहुत अजीब सा था। मुझसे पहले मेरी मदर इस तलाश में थी, जैसे एक होता है ना कि माँ की भी अपनी एक जर्नी रही, उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे, तो वो बहुत सालों से एक स्पिरिचुअल कुछ ढूंढ रही थी। उन्होंने महर्षि महेश योगी की भी मेडिटेशन की है, वो जगह जगह गई, जैसे कहते हैं ना बहुत जगह उन्होंने, और वो जब ये कहती है ना कि उनकी तलाश ओशो पर आकर रुकी। हाँ, तो पहले तो वो उसमें थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनके देखा देखी। मैं कई बार जब मैं न्यूज़ एंकर थी और घर आए तो देख रहे हैं कि माँ वो कोई एक चैनल देख रही हैं जिसमें किसी के प्रवचन चल रहे हैं, तो नॉर्मली तुषार मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ की दुनिया में रह के ना थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव सा हो जाता था बहुत ज़्यादा। मैं कहती थी क्या देख रही हो, क्या सुन रही हो, मतलब मैं वो गुरु सब नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता था क्या। अब मुझे रियलाइज़ होता है वो कितनों को सुनती थी ये देखने के लिए कि उन्हें फाइनली जब जैसा वो कहती हैं कि हाँ कि फाइनली ओशो पर आके वो कहती हैं अब मेरी तलाश खत्म। और अब पिछले आई थिंक बहुत साल हो गए, 15-20 साल से पहले तो वो कनेक्ट हुई। फिर एक दौर मेरे साथ ऐसा आया था जब मैं ज़िंदगी लाइव करती थी IBS 7 पर, आप लोगों ने वो शो देखा है, कई बार बहुत स्ट्रेसफुल एपिसोड्स होते थे कि मेरे इतनी दूरी पर एक एसिड अटैक सर्वाइवर बैठी है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ है, मैं उसका इंटरव्यू कर रही हूँ। कोई माँ बैठी है जिसका बेटा मर गया है, कोई सुसाइड किया है, स्पेशली जब ऐसे टॉपिक्स होते मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि माँ ने कहा कि हम जा रहे हैं धर्मशाला, वहाँ पर एक ओशो का एक आश्रम है, बोली चलोगी? तो मैं बस ऐसे ही चिड़चिड़ाहट में चली गई बिना कुछ सोचे समझे। वहाँ भी 2-2.5 दिन में ऐसी ही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ टच भी कर रहा है या नहीं। और लास्ट डे वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको ओशो का संन्यास लेना है, संन्यास अगेन तुषार लोग सोचते हैं संन्यास मतलब बस आप सब छोड़ चले जाना। और ओशो की एक बड़ी प्यारी लाइन है कि मैं भगोड़ापन नहीं सिखाता। अच्छा। मेरा सन्यासी दुनिया में रहकर, अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर बेहतर जीवन जिए, वो मेरा सन्यासी है। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मतलब मैं बहुत ही डिटैच सी थी, मैं अंदर से अजीब सी पत्थर सी हो गई थी शायद, मुझे से कभी लगता है। और उस दिन जब मुझे वो माला पहनाने का उनका टाइम आया ना, मैं जो फूट फूट के रोई हूँ, ऐसा रोई हूँ, मतलब मैं शायद ऐसा पता नहीं पिछले कितने सालों में कभी रोई नहीं होंगी। तो मुझे जो माला पहना रहे थे स्वामी सत्यवेदांत जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो उन 4 लोगों में से थे जिन्होंने ओशो की बॉडी को कंधा दिया था। ओशो ने कहा था कि ये 4 लोग होंगे, तो वो ऐसे बैठ गए, उन्होंने मुझे रोने दिया। मैं रोती रही। जब मैं चुप हुई तब उन्होंने मुझे माला पहनाई। तो वहाँ से फिर उससे थोड़ा पहले मैंने एक ओशो की द बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इतनी पतली सी किताब है, अगर आपको कोई पढ़नी और ये समझ रहा हो कि बस अब क्या एक कहते हैं जस्ट समझनी हो, तो वो किताब अच्छी है। वहाँ वो पढ़ी थी, फिर मैं यहाँ गई थी, बस ऐसे होता चला गया।
और मुझे पता नहीं टाइम कितना है, लेकिन एक एक्सपीरियंस मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। तब ये जब दौर चल रहा था, जब मैं बहुत बहुत इमोशनली एक लो फेज से गुजर रही थी। ये मेरे ख्याल से संन्यास लेने से पहले की बात है। हाँ, तो साउथ एक्स में ना अंसल प्लाजा है ना, अंसल प्लाजा, वहाँ पर एक ओशो वर्ल्ड करके, वो अब नहीं है, वहाँ पे एक शॉप जैसी थी जहाँ ओशो की सब बुक्स मिलती थी और मेडिटेशन होते थे। तो एक नाद ब्रह्म मेडिटेशन है, बड़ा अच्छा है। उसमें हाफ एन आवर आप हमिंग करते हैं, फिर बहुत धीरे से हाथ का मूवमेंट होता है, जस्ट टू स्लो डाउन योर माइंड जो हर समय भाग रहा है, कहीं ना कहीं खोया हुआ है। तो मैंने कहा मैं 21 दिन का एक करूँगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 20 दिन हो गए, 21वें दिन हम यहाँ से निकले। कितनी बार ऐसा होता है ना, DND और ये सब मयूर विहार वाली रोड्स पे जैम लग जाता है। हाँ, तो सब तरफ से जैम ब्लॉक हो गया। अब मैं इरिटेट हो रही हूँ कि अरे मेडिटेशन का टाइम शुरू होने वाला है, मेरा तो आज आखिरी दिन था, मेरा तो संकल्प था, ये था वो था। मेरी गाड़ी में हमेशा उस समय CD, ये आई थिंक 2010 की बात बता रही हूँ, CD प्लेयर रहते थे। CD प्लेयर रहते थे। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि, और मैं सोचती नहीं थी क्या सुनना है, तो मैंने कहा CD ऑन कर दो। आप यकीन करेंगे क्या आता है वहाँ से, तुम लोग ये व्रत उपवास ध्यान के ना ये संकल्प बनाते हो, और मैं ना एकदम बोले कुछ नहीं है, ये संकल्प भी तुम्हारा अहंकार है कि देखो मैंने इतने दिन का ये तप किया, इतने दिन मैंने ये संकल्प लिया, इतने दिन मैंने ध्यान किया, ये भी तो अहंकार है, ये भी छोड़ो। अगर तुम्हारी ध्यान साधना से भी अहंकार जुड़ गया कि अरे तुम कितने बड़े तपस्वी हो, अरे तुम कितने बड़े भक्त हो, तो वो भी अहंकार है, वो अहंकार बेकार है। और मैं एकदम से ना, मुझे लगा ये क्या हुआ, और मैं शांत बैठ गई। मैंने कहा चलो अब जितने बजे गाड़ी अंसल प्लाजा पहुंचेगी। अब तो कह दिया उन्होंने कि संकल्प का भी एरोगेंस नहीं, वो नहीं पालना है कि। और मैं जब वहाँ पहुंची ना, तो जितने लोगों को, जैसे 11 बजे शुरू होना था, और मैं शायद 12 सवा 12 पहुंची, उन सब ने ध्यान शुरू ही नहीं किया था। उन्होंने कहा आज ऋचा का आखिरी दिन है, तो साथ में करेंगे। तो मैं इतना जो पैनिक कर रही थी वो कितना यूजलेस था। और CD पे मेरे गुरु ने मुझे बता दिया कि ये भी तुम्हारा अहंकार है। तो बहुत वो इंटरेस्टिंग जर्नी रही। कई बार मैं कुछ ऐसा सुनती थी जिससे सबसे पहले तो मुझे ही थप्पड़ पड़े। अगली सांस तुम्हारे नाक में जाएगी नहीं पता नहीं, लेकिन सोचते हो कि बच्चे को ये बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर। तो पेरेंटिंग में थोड़े होश ठिकाने आए। तो इतनी चीज़ों में ना खुद जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, सेल्फ डिस्कवरी का जो जर्नी शुरू हुई ना, वो फिर आज तक ओशो के साथ चल रही है। तो आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी से कहीं से भी कोई ना कोई जुड़ता हो, बट स्पिरिचुअलिटी आपको जिंदगी के फैसले लेने में बहुत हेल्प करती है। बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप इमोशनल बस्ट आउट हो चुके होते हो। इमोशनल बस्ट आउट, आपने कहा कि आप जब माला पहनाने का समय आया और उस वक्त पर आप काफ़ी रोए। ओशो की जितने भी रील्स वीडियोस हम देखते हैं, उसमें ज़्यादातर होता है कि कोई खुलकर डांस कर रहा है। हाँ। उसे परवाह ही नहीं है कि आसपास कौन है, क्या देख रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ कोई रो रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं मेरे आसपास मुझे कौन देख रहा है। ये सेल्फ जो क्रिएट होता है वहाँ पर, ये कैसे क्रिएट हो जाता है? ये आई थिंक एक तो क्या होता है ना, 3-4 दिन आप एक माहौल में होते हो जी। मतलब आज तो आप भी शायद मुझसे कहो ना कुछ कीर्तन, मतलब अब तो मैं भी डांस कर लूँगी कहीं भी, लेकिन वो एक 3-4 दिन या 10 दिन का एक मेडिटेशन कैंप चल रहा है। आप उस माहौल में हो जिसमें उसी तरह की दिन भर बातें हो रही हैं, आप ओशो के डिस्कोर्स सुन रहे हो। अब नृत्य के लिए आपको मैं बताऊं, ओशो कहते थे डांस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ओके, हाँ, बस वो वाला डांस नहीं कि मेरा स्टेप 1 और 2। जब आप भूल जाएं, जब डांसर खो जाए और सिर्फ डांस रह जाए, वो मेडिटेशन है। तो आप ये कमरा बंद कर दीजिए, बस मैं नाच रही हूँ, वो मेरा मेडिटेशन है। वो मैं करती हूँ आज भी घर में, कभी शाम को ऐसी म्यूज़िक चला के मैं अपनी बैल्कनी में खूब नाचती हूँ, क्योंकि वो इनहिबिशन खत्म हो गया कि कोई देख रहा है, एंड आई डोंट हैव टू डांस टू शो टू यू, आई एम डांसिंग फॉर माई सेल्फ। तो एक तो ये उसमें है। और जो आप रोने की बात कर रहे हो ना, ओशो का जो सबसे अच्छा मेडिटेशन जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा काम भी किया, और मतलब जिसके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की, वो है डायनामिक। ओके, सुबह 6 बजे एक मेडिटेशन होता है, और ओशो हमेशा कहते थे विपश्यना भी करने से पहले डायनामिक करना चाहिए, क्योंकि विपश्यना में क्या होता है, क्या है ना तुषार, हम सब के अंदर बहुत कुछ भरा है, बहुत इमोशंस भरे हैं, उसमें सुख दुख ईर्ष्या जलन क्रोध सब भरा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अच्छा प्रिटेंड करते हैं, आई एम वेरी नाइस टू यू, सोशल फेस है ना, वो तो हमने सब कुछ रिप्रेस कर दिया, अपने अंदर सप्रेस कर लिया है। उसकी वजह से एनर्जी, सप्रेस्ड एनर्जी की तो अब कितनी बातें होने लगी हैं कि हमारी बीमारियों की वजह ये। तो डायनामिक मेडिटेशन जो है उसके 4-5 चरण हैं। उसमें सबसे पहले बहुत अग्रेसिव आप ब्रीदिंग करते हो, कपालभाति की तरह थोड़ा सा समझ, फिर आप हू करके, हू के साउंड के साथ जंप करते हो। तो बेसिकली अपनी बॉडी की आपकी पूरी एक एनर्जी, ऊर्जा जो है ना, वो एक तरह से वो आप वो कर रहे हो। उसके बाद एक फेज़ आता है जिसमें 10-15 मिनट में आपसे कहा जाता है जो करना है करो। अच्छा, जितने लोग एक हॉल में बैठे हैं उसके सबके आंखों में पट्टी है, ठीक है। आप बिलीव करोगे लोग रोते हैं, हंसते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, कुशन पड़े होते हैं तो कुशन को बिल्कुल फाड़ देंगे।
और तब आपको रियलाइज, जैसे मैं शुरू में गई, मैंने कहा नहीं मुझे तो किसी पे गुस्सा है ही नहीं, मुझे तो कुछ मुझे है भी ही ऐसा नहीं, लग है रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं आपको होगा। ऐसा लगेगा अरे कुछ नहीं है, जब आप करने लगोगे ना। और ओशो हमेशा कहते थे कोई भी मेडिटेशन लगातार 21 दिन करो, आपको 5वें 6ठे दिन लगेगा कि आप शायद किसी ऐसे दोस्त पे चिल्ला रहे हो जिसने हो सकता है बचपन में आपसे कोई बात कही हो, कोई ऐसा टीचर आपको याद आ जाएगा जिसकी कही बात आपको उस समय बहुत बुरी लगी थी, लेकिन आपने अपने उस इमोशन को सप्रेस कर लिया था। हमारे मन में कब किसके लिए कितना भरा हुआ हमें नहीं पता, उस सबको निकाल देना है। एक पुरानी गज़ल की एक छोटी सी लाइन है कि ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, तो वो जो चुभी रह जाती है वो वहाँ पर निकल उस जाती चुभन है। को जब आप खाली कर देंगे, तब वो कहते थे कि सोडा बॉटल में इतनी बबल्स भरी हैं और आपने उसके ऊपर कॉर्क लगा दिया, वो बचना है, बोले कोई फ़ायदा नहीं है, पहले उसको खाली तो करो। तो ओशो हमेशा कहते थे तुम एक अगर बर्तन हो तो पहले उसको खाली तो कर दो, उसके बाद तुम शांत, तब तो शांत हो पाओगे ना। क्योंकि अभी भी क्या है, बहुत लोग कहते हैं हम बैठे हैं, लेकिन क्या बैठे हैं तो आपके मन में विचार नहीं आ रहे, कितने विचार आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई पहले उन विचारों को देखो, जजमेंटल मत हो, विचार अच्छा है बुरा है, किसी मैं आंख बंद करके बैठ रही हूँ, अच्छा किसी को बिल्कुल थप्पड़ मार देने का मन हो रहा है तो मैं कहूँ अरे नहीं नहीं ये तो खराब विचार है, ऐसा थोड़ी सोचना चाहिए। नहीं, आई डोंट हैव टू जज माई थॉट्स, आई हैव टू जस्ट लेट देम पास। एक स्टेज आएगी जब वो मेरे थॉट्स, किसी के प्रति क्रोध है, किसी से मुझे जलन है, ईर्ष्या है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। जब मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगी, उस अवस्था में हमको पहुंचना है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऋचा अनिरुद्ध जब करियर की शुरुआत में थी और आज जब ऋचा अनिरुद्ध बन चुकी है, आज भी ऐसा लगता नहीं ठीक है, तो इस पूरी लाइफ की जर्नी के दौरान, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा मायने रखता है लाइफ और फिलॉसफी में, क्योंकि आपके जो 2 शो रहे, चाहे वो ज़िंदगी विद ऋचा अभी हो या ज़िंदगी लाइव हो, उसमें आपने कईयों की ज़िंदगी को देखा और पढ़ा भी होगा। सो लाइफ को लेकर एक आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं थोड़ा सा पहले रिलेशनशिप्स पर आना चाहता हूँ। आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक के केसेस हो गए अभी, चाहे दोनों तरफ से मैं देखूं कि गलती किसी की भी हो, फीमेल पार्ट पे हो या मेल पार्ट पर। अतुल सुभाष केस अभी हाल फिलहाल में होकर चुका है, वो एक उसकी अलग बहस है देश के अंदर। आपको क्या लगता है रिलेशनशिप में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आ रही है, किस जगह पर हम लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से पहले, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के ज़माने में, दादा दादी के ज़माने में ऐसे केसेस नहीं होते थे, वहाँ पर घर में सुलझ जाती थी चीज़ें, बट आज नहीं होती। ईगो, मुझे ऐसा लगता है ईगो। और उसमें हुआ क्या है ना, बहुत सदियों से, जब अगर हमारी मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी के ज़माने में नहीं हो रहा था, तब ऐसा माना ही जाता था। जबकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे भी तब एक्सेप्शंस रहे होंगे कि आदमी ही दबा रहा है औरत को और औरत दब रही है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है ओवर द ईयर्स क्या होता है ना तुषार, मुझे हमेशा लगता है आप पेंडुलम को जब एक एक्सट्रीम ले जाते हो तो वो दूसरा एक्सट्रीम जाता है। तो ना ये एक्सट्रीम अच्छा था तो वो अच्छा, अब आज आप ये कहो कि नहीं, जैसे औरतें अगर गलत झूठे केस कर रही हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस में कई बार बहुत केसेस होते हैं जहाँ औरतें भी मारपीट कर रही हैं। मैं तो बहुत सिंपल सी चीज़ बोलती हूँ, मुझे आदमियों से बराबरी करने के लिए आदमियों की तरह सिगरेट नहीं पीनी है, मुझे आदमियों की से बराबरी के लिए आदमियों की तरह शराब नहीं पीनी है, गाली गलौज नहीं करनी है। ये मेरा फेमिनिज्म नहीं है, ना ये मेरा आइडिया ऑफ फेमिनिज्म है। ये मेरा कंधे से कंधा मिलाना नहीं है, ये मेरा कंधे से कंधा मिलाना नहीं। मेरा कंधे से कंधा मिलाना था कि मैं बैठ के आपके साथ न्यूज़ पढ़ रही थी, सारे देश के टॉप एंकर्स के साथ मैंने न्यूज़ पढ़ी, वो मेरे लिए कंधे से कंधा मिला के करना था। और जो डिफरेंसेस हैं उनको मैं, वो तो कुदरती है ना। एक बहुत भारी चीज़ आप उठा पाओगे और मैं शायद नहीं उठा पाऊंगी, या मैं मेंटल एबिलिटी का कोई काम आपसे ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगी, आप नहीं कर पाएंगे, या मेरी इमोशनल स्ट्रेंथ आपसे ज़्यादा हो सकती है, तो आप भी उसको एक्सेप्ट करो और मैं भी करती हूँ ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ओवर द ईयर्स जो प्रताड़ना हुई या जो कुछ हुआ, ऐसा लगता है कि आज की औरतें सब उसका बदला लेने के लिए अब खड़ी हो गई हैं। अब ये जो हम झूठे केस कर रहे हैं, इससे नुकसान पता है आपको क्या हो रहा है? आदमियों पर झूठे केस वो लेडीज कर रही हैं जिनके साथ शायद डोमेस्टिक वायलेंस ना हुई हो, जिनसे शायद दहेज ना मांगा गया हो, लेकिन अब एक परसेप्शन बन गया है कि औरतें मिसयूज कर रही हैं। आप आज भी गांव में छोटे शहरों में जाइए, वहाँ आज भी दहेज से लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ आज भी एक भाई परेशान हो रहा है कि लड़के वालों ने मोटरसाइकिल मांग ली है। मैं तो सुनती हूँ कि सोसाइटी में किसी गार्ड ने कहा कि मैम वहाँ मोटरसाइकिल देनी है, वो आज भी परेशान हो रहा है। किसी की बहन को या बेटी को आज भी पीटा जा रहा होगा, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि वो गरीब है, वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। आप मिसयूज कर रहे हैं और आप एक ऐसी समाज में धारणा बना दे रहे हैं कि अतुल सुभाष, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, तो वो कैसे इस्तेमाल कर पाएगी उस कानून का? आप मिसयूज तो आप कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एडजस्ट करना। अभी हाल ही में ना मैंने साजन मिश्रा जी जो शास्त्रीय गायक है, इतनी प्यारी बात कही उन्होंने कहा बेटा घर परिवार ना तब चलते हैं, और उन्होंने सबके लिए कहा, 2 भाई भी अगर एक घर में रह रहे हैं, बोले खिचड़ी में जैसे घी डाल दो तो कितनी खूबसूरती से वो मिक्स हो जाता है, आपको घी और खिचड़ी अलग नहीं दिखते। बोले जब ऐसे रहना है तो एडजस्टमेंट्स हमें दोनों तरफ से करने आने चाहिए। पहले सिर्फ औरतें करती थी, तो अब औरतें कह रही हैं कि हम क्यों करें,
मैं ये कह रही हूँ कि आदमी भी करना सीखें, और औरतें हमेशा से करती आई हैं, औरतें भी करें, दोनों करें, और दोनों पहियों पे वो गाड़ी चले, तब चलेगी। नहीं तो जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, किसी से छुपा नहीं। हम लोग किसी की शादी में जाते हैं, 6 महीने बाद पता चलता है डिवोर्स हो गया। हाँ। दिस इज वेरी सैड। और अभी तो बीच में एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा भी था कि डाइवोर्स पार्टी भी हुई थी, अच्छा, जैसे ब्रेकअप पार्टी टाइप। हाँ, ब्रेकअप पार्टी टाइप। अभी कुछ इस पर बहस भी काफ़ी हुई थी, जिसमें ये था जैसे हम प्री वेडिंग करते हैं, वैसे वो डाइवोर्स उन्होंने एक पूरी पार्टी अरेंज की थी। तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस लोग लेते जा रहे हैं, इसे शायद वो मॉडर्निटी समझ रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं लैक करेगा फैमिली लाइफ को, एक और चीज़ है तुषार, शादी भी आपको आजकल ऐसा लगता है कि इवेंट बन गई है, क्योंकि उसके भी प्लानर्स होते हैं, उसके भी मैनेजर्स होते हैं, और फिर भी टूट जा रही है क्योंकि आपने उसको सिर्फ एक इवेंट बना के छोड़ दिया कि हल्दी कैसे होगी, और जब दुल्हन स्टेज पे जा रही होगी तो डीजे पे गाना क्या बजाएगा। मैं एक शादी में गई और मैंने सोचा इनको जयमाल से मतलब नहीं है, वो लड़के लड़की को रोक दिया गया कि वो डीजे की उसमें मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी एंट्री नहीं होगी। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं आपसे कह रही थी कि मैं किसी के लिए जजमेंटल होना पसंद नहीं करती कि कोई कर रहा है कोई गलत कर रहा है, लेकिन मुझे प्री वेडिंग शूट समझ नहीं आते। क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग शूट से बोलते हैं ना, बिल्कुल। मुझे वो नहीं समझ में आता। वो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कुछ भी हो, उस पर कितना खर्च हो रहा है, फिर 10 तरह की पार्टीज, 10 तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, और उसका 6 महीने नहीं चल रही शादी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। तो हमने उसको इवेंट बना दिया। एक्चुअली हमने उसको 2 लोगों की, 2 सोल्स की, 2 व्यक्तियों की शादी, उनका मिलन, उनका सारी ज़िंदगी साथ निभाने के वादा भूल के हमने सिर्फ एक ग्लैमराइज्ड इवेंट जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे जानी है, तो दुल्हन का मेकअप और कपड़े और सब बहुत अच्छे होने चाहिए, ये हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम या क्योंकि हम लोग ना अब जैसे ओशो इतना सुन लेते हैं ना, वो प्रेम कितनी अलग परिभाषा होती है, बिल्कुल। उसको क्या मनाने के लिए एक दिन की ज़रूरत है। अच्छा चलिए आप मनाइए, लेकिन आज आपका वैलेंटाइन पार्टनर कोई और है, अगले साल कोई और होगा, उसके अगले साल कोई और होगा, पिछले साल कोई और था, तो फिर ये कैसा वैलेंटाइन। तो मुझे तो वो ये सब ना मार्केट ड्रिवन हो गया है। जो मैं आपसे शादी कह रही हूँ ना तुषार, ये वैलेंटाइंस डे भी अब अच्छा, पहले हम मेरे ख्याल से आई वाज इन माय अर्ली 20s आना 18-19 की, तब वैलेंटाइन डे तब नया आया था, तो हम लोग ना वो 8 चीज़ के कार्ड खरीदते थे, या हमारे यहाँ कोई लड़के जिनको हम जानते भी नहीं थे वो हमारे घर के, ऐसा होता था। तब तो फोन वोन तो होते नहीं थे, दरवाजे के नीचे से कोई खिसका के चला गया वैलेंटाइन कार्ड, ये सब होता था। अब क्या हो रहा है, मैं सुनती हूँ रोज डे, चॉकलेट डे, और क्या टेडी बेयर, हाँ ये क्या है, क्योंकि आप जाके गुलाब का फूल खरीदिए, फिर आप एक चॉकलेट खरीदिए, ये सब मार्केट ड्रिवन हो गया है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। और इसीलिए अगर आप यंगस्टर से बात करें, या मैं कई बार देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी को रिश्तों की वो अहमियत या वो वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तो मोबाइल फ़ोन ने बर्बाद कर दिया है, मैसेजेस 2-2 मिनट में ब्रेकअप हो जाते हैं। हम लोग को हमको बात करने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, है ना, कि भाई एक फोन आएगा, फिर फोन उठाएंगे, फिर बात होगी, या चिट्ठी आएगी, चिट्ठी का ज़माना ज़्यादा बेहतर था। मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, हमने तो बहुत चिट्ठियाँ लिखी, और आज भी मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ, स्कूल टीचर्स की चिट्ठियाँ आती थी, आज भी मेरे पास अपनी कुछ टीचर्स की भी चिट्ठियाँ, अपनी फ्रेंड्स की चिट्ठियाँ हैं, मेरे हस्बैंड जो समय मेरे बॉयफ्रेंड थे उनकी चिट्ठियाँ हैं, तो मैं तो बड़े संभाल के सब रखी। आपने भी लिखी चिट्ठियाँ? हाँ, चिट्ठियाँ बहुत लिखते थे, सबको लिखते थे, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, अपनी नानी दादी को हमें चिट्ठी लिखनी होती थी। बिल्कुल। और जब वहाँ उनके घर जाते थे तो डांट पड़ती थी कि हमारी नानी तो फिर हिंदी की वो हमारी स्पेलिंग और उस पर डांट लगाती थी, लेकिन लिखते थे। एक बहुत पैट लाइन हुआ करती थी, आशा करता या करती हूँ कि वहाँ सब कुशल मंगल होंगे, यहाँ भी सब कुशल मंगल है। यहाँ से तो शुरू, ये हर एक लेटर के ऊपर लिखा होता था, आदरणीय नानी, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी अर्ली एज में देखा है कि चिट्ठियां आ रही हैं या चिट्ठियां जा रही हैं, तो उसमें एक ऊपर टैग लाइन रहती थी हमेशा कि आदरणीय वट एवर द नेम, और उसके बाद फिर यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करते हैं वहाँ भी सब कुशल मंगल होंगे, उसके बाद बात पूरी शुरू होगी। पता नहीं, मुझे कभी कुछ लगता है अच्छा था, वो एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है अभी सब कुछ बहुत जल्दी हो गया है, तो जितनी जल्दी लोगों को प्यार हो रहा है उतनी जल्दी लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, सब कुछ बहुत टेक्नोलॉजी का उसमें सबसे बड़ा दोष मुझे लगता है। हाँ, अब देखिए बहुत फास्ट हो गया, आपको गुस्सा आया, आपने तुरंत रिएक्शन दे दिया, वहां चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, चिट्ठी लिखेंगे, तब तक पता चला चिट्ठी लिखते लिखते गुस्सा इमोशन खत्म, तब तक उतना गुस्सा ही नहीं रहा। हाँ, तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में वो ठीक है, वो धीमी थी वो जिंदगी, लेकिन ठहराव था, लोग एक दूसरे से बातें करते थे। मैंने इनफैक्ट बहुत साल पहले जब मैं न्यूज़ चैनल में थी, सर्दियों की ऐसी दोपहर में ना, मैंने एक फिर ब्लॉग लिखा था कि बहुत याद आता है अपना मोहल्ला और मोहल्ले का बचपन, स्कूल से आते थे, फिर सब एक छत थी जो सबकी थी, कोई अपना बंगला नहीं था, बिल्कुल, फिर उस पर बैठ के हम लोग आंटियों के लिए मटर छील रहे हैं, कोई आंटी चाय लेकर आ रही है, कोई हमें संतरे खिला रही है, और फिर मैंने उसमें लास्ट में लिखा था कि बस उसी बचपन के साथ उस सर्दी की वो धूप चली गई,
अब तो ऐसी बंद कमरों में निकल जाती है एसी तो पड़ोसी को नहीं पता होता कि पड़ोस के घर में कौन रहता है। हाँ, तो समटाइम्स आई मिस दैट। ठीक है भाई, डेवलपमेंट का अब आगे बढ़ने का सबके अपने एक फायदे होते हैं जी, बट कभी कभी नॉस्टैल्जिया होता है उस समय को लेकर। अच्छा, आपको देख के बहुत सारे लोगों को ऐसा है भी, मैं मिलकर भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है, लाइफ में, और आपके साथ निगेटिविटी नहीं आती होगी। तो ये निगेटिविटी आती है नहीं आती, इस एस्पेक्ट पर नहीं जाते, पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन रखते हैं? सच बताऊं तुषार, आज आप क्या कन्वेंस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती। इनफैक्ट पिछले अभी 2025 में हम बैठे ना, 2022 और 23 मेरे लिए इमोशनली बहुत तरीकों से बहुत खराब निकला। लेकिन क्या होता है, एक तो हम लोगों के ऊपर ये, अगर मैं अपना फेसबुक खोलूँ और 15 लोग ये लिख रहे हो कि आपसे हमें हिम्मत मिल रही है, आपसे हमें ताकत मिल रही है, आपकी मुस्कान से हमें ये ऐसा हो रहा है, तो फिर आप अपने आंसू किसी को दिखा नहीं पाते, वो चीज़ होती है। लेकिन मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करती हूँ। जब मुझे परेशानी होती है तो मैं मेडिटेशंस करती हूँ, मैं अकेले बैठ के रोती हूँ, ऐसा नहीं है। और मैं एक जगह कहाँ गई थी, तब उनको रेवती ने कहा था, मैं गाड़ी लेके चली जाती हूँ कि सुनसान जगह पर बहुत तेज चीखती हूँ, तो मुझे लगा ये काम मैं भी करती हूँ कि कहीं कार लेके निकली और कोई एक लोनली स्पॉट ढूंढा कहीं भी नोएडा में जाके, और फिर मैं कार में बहुत तेज चीख लेती हूँ, रो लेती हूँ। कई बार ऐसा लगता है ना कि घर में नहीं चीख सकते, रो सकते। मेरे साथ तो और भी हुआ। 2020 में मेरी माई मदर वाज डायग्नोज्ड ऑफ कैंसर, और उसमें कोविड चल रहा था। कोविड के दौरान 21 में रोहित सरदाना, क्या आपने नाम लिया, रोहित ने न्यूज़ एंकरिंग बहुत शुरुआत में मेरे साथ न्यूज़ पढ़ी थी। और रोहित और मेरा एक बहुत और पुराना दोस्त, 1996 से उसकी दोस्ती थी, एक दिन में दोनों गए। तो इमोशनली बहुत एक मुश्किल वक्त हम सब लोगों के लिए था। तो उसका आई थिंक रिपरकशन मैंने फिर देखा 2020 में मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लगी थी। मैं कई बार बैठे बैठे ऐसी रोने लगती थी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों रो रही हूँ। मेरा कुछ काम करने का मन नहीं करता था। आप मुझे फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन उठाने का मन नहीं करेगा। मैं आपसे कह दूँगी अच्छा हाँ ठीक है, मैं शाम को पार्टी में आऊँगी तुम्हारी, फिर मैं जाती नहीं थी। मैं बड़ी एक शेल में चली गई थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जाते, हाँ, बट कुछ एक घंटे निकालने पड़ते हैं जहाँ पब्लिक के सामने आप वो नहीं दिखा सकते, जहाँ आपको ये लगता है कि अरे आपके पॉजिटिव कंटेंट से तो दुनिया को हिम्मत मिल रही, तो वो पॉजिटिव कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। तो वो एक बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग लाइफ मैंने जी पिछले अभी 2-3 साल, पोस्ट कोविड आप कह सकते हो। हाँ, अब 2024 then I worked on myself, I worked more on myself, on my और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है जो लोग टीवी पर दिखते हैं उनके साथ, ये कि उनको हमेशा पॉजिटिव दिखना है, भले ही उनके अंदर वो स्टूडियो में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, भले ही उनकी पीछे अभी लड़ाई हो चुकी है, बट कैमरा ऑन, वो लाइव हुए नहीं कि उनको मुस्कुराना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग पहले कहते थे ना, चाहे घर पे झगड़ा करके भी आए, यहाँ तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, नहीं कर सकते। तो वो आई थिंक उतनी तो ट्रेनिंग हमारी न्यूज़ की दुनिया में हो गई। और दूसरा एक और चीज़ है, मैं कितनी भी परेशान हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, एक बार जब मैं अपना शो शूट करने बैठ जाती हूँ या मेरा एक बार कैमरा ऑन हो जाता है ना, तो आई थिंक उतनी कुछ देर के लिए मैं अपना भूल जाती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई दूसरी ऋचा बन गई, और जब तक वो कैमरा ऑन रहेगा तब तक मैं कुछ और रहती हूँ। उसके बाद मुझे अपनी सारी परेशानियाँ बाद में याद आती हैं। अच्छा, आप जब आए अब इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और वहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप पहुँचे, तो आपने कई सपने देखे होंगे शुरुआत में, और उन सपनों को आपने पूरा भी किया होगा। आजकल बहुत सारा फेमस है मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन का पूरा होना। आपको लगता है, आप यकीन करते हैं मैनिफेस्टेशन पर, बहुत ज़्यादा कि सपने पूरे होते हैं? मेरा तो मैनिफेस्टेशन का सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं इतनी जगह बोल चुकी हूँ कि जब मैं नहीं थी मीडिया में 1996 में, मैं स्पिक मेके के लिए काम करती थी। स्पिक मेके एक संस्था है जो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। कॉलेजेस में अगर आपको कभी याद होगा कोई शास्त्रीय गायक या कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करने आए होंगे तो वो स्पिक मेके के बैनर में आते थे। और मैं पहले स्कूल से वॉलंटियर थी, फिर मैं फर्स्ट एम्प्लॉय भी थी स्पिक मेके की। और 96 में जब मैं दिल्ली आई थी झांसी से, तो यहाँ जॉब कर रही थी। शाहपुर जाट में मेरा ऑफिस था, और हौस खास तक मुझे पैदल जाना पड़ता था बस पकड़ने के लिए, कि भाई उस ज़माने में ऑटो के पैसे होते नहीं थे। तो रास्ते में बच्चन साहब का बंगला पड़ा था, और एक दिन मैंने देखा था वहाँ बहुत भीड़ लगी है, तो मैं तो पागल थी बच्चन साहब के लिए। तो मैं खड़ी हो गई कि अरे किसी ने कहा बच्चन साहब आने वाले हैं। लेकिन उस दिन तुषार बस पता नहीं क्या हुआ, मीडिया में भी नहीं आए थे, ना कोई मीडिया में आने का सपना था, कुछ था ही नहीं। और मैंने अपने आप से कहा था अमिताभ बच्चन से तो ऐसे आमने सामने मिलेंगे, भीड़ में नहीं मिले भी आप। 2004 में 8 साल बाद वो सपना पूरा हुआ। मेरे बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन, मैंने हमेशा एक बेटी की माँ होना मैनिफेस्ट किया था। मतलब जब इवन व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय चाइल्ड, तो मुझे हमेशा था कि मुझे बेटी चाहिए। तो दुनिया बेटा मांगती है, मैं बेटी मांग रही थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एकदम से ऐसे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं बहुत सारे, इनफैक्ट अब तो मेरी फैमिली कभी कहती है कि तुम ना थोड़ा डरा करो, क्योंकि मैं कई बार ना कुछ सोचती हूँ या बोलती हूँ ना, फिर वो हो जाता है। तो सब बोलते हैं मना किया था, ये नहीं बोलना था। बट हाँ, अच्छे मेरे मैनिफेस्टेशन सारे। अभी भी कोई ऐसा सपना है जो मैनिफेस्ट होना बाकी है? हाँ। और आप शेयर करना चाहें? हाँ। मुझे मोदी जी का इंटरव्यू करना है, अभी तक नहीं किया। हो सकता है मोदी जी देखें।
तो मैनिफेस्टेशन आपके हिसाब से पूरा होता है, तो बहुत सारे सपने क्योंकि क्या है ना कि आप यूथ आइकन बन जाते हैं जब आप सोशल मीडिया पर ग्रो करने लगते हैं। आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो लड़कियां हैं, ठीक है, अभी एज में हैं कि उन्हें ग्रो करना है, वो आपको देखकर ये सोचते होंगे अरे मुझे भी ऋचा अनिरुद्ध जैसा बनना है या मुझे भी इनकी तरह ग्रो करना है। फिर वो ड्रीम्स कैसे पूरे होते हैं, उन ड्रीम्स को चेज कैसे करेंगे ड्रीम्स को? क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक छोटे से गांव में बैठे हैं, अगर वो सोचें कि भाई मुझे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, तो उनके लिए बहुत बड़ा दूर की चीज़ हो जाती है कि पहले तो यार दिल्ली पहुंच जाओ या मुंबई पहुंच जाओ, घर वाले अलाउ कर दें जाना, उसके बाद फिर आप उन ड्रीम्स को चेज करेंगे। वो हर्डल्स, वो चैलेंजेस आपने कैसे दूर किए? तुषार, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि आई एम समवन जो भाग्य पर भी भरोसा करती है। मैं भाग्य को मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि और लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आपके भाग्य में कुछ है तो आपके लिए हालात तो बनेंगे उस तरह के, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं, मतलब तो मैं दोनों को बराबर से मानती हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना सिर्फ कर्म या सिर्फ भाग्य, मैं दोनों का रोल आपकी ज़िंदगी में मानती हूँ। तो अगर किसी कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे दिल्ली भेजा गया, मेरे परिवार को लगा कि नहीं इसको कुछ करना चाहिए, नहीं तो मुझे एक परिवार मिलता जो कहता कि नहीं तुम होम मेकर बनी रहो। मुझे कुछ लोग पुश कर रहे थे कि नहीं तुम्हें कुछ करना चाहिए, ठीक है। मेरी बेटी होने के बाद मैं आती हूँ दिल्ली। फिर किसी को ये लगा कि अच्छा अरे पंडित रविशंकर के यहाँ एक लड़की की जॉब खाली है और ऋचा आई है, स्ट्रगल कर रही है, इसके पास पैसे नहीं है, अच्छा चलो तो वहाँ कनेक्ट कर देते हैं। वहाँ कनेक्ट करके मैं सितार वादक पंडित रविशंकर के यहाँ काम करने लगती हूँ। आप सोचिए जो लड़की झांसी में पली बढ़ी वो पंडित रविशंकर के साथ बैठ रही है, उनका हाथ पकड़ के उनको स्टेज पर ले जा रही है। तो वो क्या था, वो कहीं कुछ डेस्टिनी थी। लेकिन उसको फिर मैंने कितनी सिंसेरिटी के साथ किया। गुरुजी मुझे कितना प्यार करने लगे, उनका पूरा परिवार, आज भी मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। गुरुजी अब नहीं है, मतलब कितने साल हो गए, ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो उसके बाद स्ट्रगल कर रही हूँ, छोटे छोटे शोज़ कर रही हूँ, 500 रुपये के लिए दूरदर्शन का एक शो कर रही हूँ। लेकिन कोई देख के किसी और से कह रहा है कि अरे वो लड़की अच्छा बोलती है, एक बार उसको देखो, तो फिर डीडी स्पोर्ट्स का एक छोटा सा शो मिल जाता है। कर सारे काम सिंसियरली, बहुत सिंसियरली कर रही हूँ, कहीं पर भी काम चोरी नहीं कर रही हूँ, पूरी मेहनत। दूरदर्शन में एक रमेश शर्मा जी होते थे जिन्होंने सबसे पहले 96 में मुझे अंकुर करके एक शो आता था टीवी पे, दूरदर्शन पे, वो दिया था। उसके बाद जब मैं बहुत साल बाद जी में IBN 7 में आ गई ना, तो कई बार बच्चे नहीं होते जिन्होंने इंटर्नशिप दूरदर्शन में की, फिर हमारे चैनल में आ गए, तो वो मुझे बताते थे, कहते मैम रमेश शर्मा जी आपको बहुत याद करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो एक लड़की ने एक दिन कहा कि मैम हम लोग एक दिन लेट हो गए, तो बोले कि वो ऋचा अनिरुद्ध है ना, उससे कुछ सीखो। बोले मैं उसको 8 बजे बुलाता था, तो वो 7:45 बजे जब कैबिन का ताला भी नहीं खुला होता था, वो बाहर खड़ी होती थी, चाहे सर्दी गर्मी कुछ हो। बोले मुझे तब लगता था ये लड़की जीवन में कुछ करेगी। तो काम से मतलब काम चोरी नहीं की। आजकल मुझे थोड़ा सा भी जो नई की पीढ़ी का है ना, बहुत एज आई सेड हर चीज़ जल्दी चाहिए ना, तो फेम भी जल्दी चाहिए, पैसा भी जल्दी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। हमने कभी एक समय था जब जी न्यूज़ में मुझे याद है कि 1-2 टाइम ऐसे आए थे जब 3-3 हफ्ते, मतलब कुछ हो गया, इराक वॉर हो गया, ये हो गया, कुछ चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, 100 चीज़ें चल रही हैं, 3 हफ्ते बिना वीकली ऑफ काम किया। आज आप किसी को करोगे तो वो तो टॉर्चर लिख के वो तो कहेगा कि मैं तो रिज़ाइन कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वो जो हुआ वो सही हुआ होगा, लेकिन मेहनत की, वो सारे हर्डल्स जो आप कह रहे हैं ना, एक टाइम था जो बहुत अच्छी बात है जो चेंज हो गया है। अब न्यूज़ रूम में लड़कियों से उस तरह से बात नहीं की जा सकती, महिलाओं से, जिस तरह की बात 2002-3 में ना बॉसेस बोल देते थे। अच्छा, अरे घर जाइए आप रोटी बनाइए, आपके बस का नहीं है। आज बोल के दिखाएं, अच्छा चेंज है ये। लेकिन उस समय सुना और चुप रह गए, उस समय नहीं बोलने की स्थिति में थे, रिप्लाई बैक नहीं कर पाए। लेकिन ये था कि भाई अब काम तो करना है, सुन लिया। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि सुनना सही है, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हम नहीं उस समय उठा पाए। काम कर करके प्रूव करते रहे कि हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे हर्डल्स इस तरह से पार किए तुषार, ऑनेस्टली। एंड फैमिली सपोर्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ, महिलाएँ कर सकती हैं अगर उनको फैमिली का सपोर्ट मिल जाए। बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को मैंने फील्ड छोड़ते जाते देखा बिकॉज उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं था। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर वो मिल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी, ऋचा अनिरुद्ध तो क्या, बहुत सारी, अंजना, श्वेता, सब हो सकती हैं, चित्रा इस दुनिया में, लेकिन फैमिली का सपोर्ट चाहिए। आपने फैमिली लाइफ की बात की है तो मैं थोड़ा पेरेंटिंग पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये आपका फेवरेट टॉपिक भी है। आजकल पेरेंटिंग में कहाँ कमी रह जा रही है? क्योंकि आपने कहा कि आजकल के बच्चे थोड़ा इम्पेशेंट हैं, आजकल के बच्चों के पास एम्बिशंस तो हैं लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं है, जो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कहाँ पर पेरेंट, क्या इसकी वजह ये है कि उनकी परवरिश में कहीं पर कमी रह गई? पेरेंटिंग को अगर बहुत सिंप्लीफाई करके बात, मैं बच्चों को ब्लेम ही नहीं करती, मैं सच्ची बता रही हूँ। इतनी पैम्परिंग कर दी है माता पिता ने, इतनी पैम्परिंग कर दी है जिसकी कोई हद नहीं है। ये मैं देख रही हूँ अपने आसपास। टेक्नोलॉजी, छोटा सा बच्चा होगा, 2 साल का बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ाया जा रहा है कि बेटा तू मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलो या कुछ करो और पापा या मम्मी खाना खिला रहे हैं, ठीक है।
अपने से नीचे लोगों की वैल्यू, हम लोग तो चूंकि रेजिडेंस ऐसे सोसाइटीज़ में रहते हैं, तुषार इतना बुरा हाल। मैं कई बार मेरी आदत है, मैं ना गार्ड से डोमेस्टिक हेल्प से मैं बहुत बातें करती हूँ। एक बार बहुत सारे मेरे गार्ड ने कहा कि मैम एक बच्चे को हमने बोला कि भाई यहाँ मत खेलो, यहाँ कुछ खराब, अपनी औकात में रहो, मेरे पापा मेंटेनेंस पे करते हैं और तुम्हें निकलवा देंगे। ये कैसे, वो बच्चा ऐसा कैसे कह पाया? उसको तो उस बड़े आदमी को अंकल कहना चाहिए था, गार्ड अंकल हैं वो। तो हमने अपने घर से, हमारे घर में हमेशा ऐसे था कि दीदी अंकल, और आप किसी से पलट के बदतमीजी नहीं करेंगे। आपके साथ कोई कुछ गलत बोल दिया, किसी ने दीदी ने बोला तो आप हमें बताओगे, आप पलट के गलत नहीं बोलोगे। ज़रा सा टीचर कुछ कह दे तो पेरेंट्स स्कूल में लड़ने पहुंच जाते हैं। हम तो पिटते थे भाई। आज मेरा इनफैक्ट एक एपिसोड अपलोड होगा अमित सियाल के साथ, हम लोग बात करते कि हम कैसे कैसे पिटते थे स्कूल में। यहाँ नकल्स पे हमें स्केल पड़ता था कि हमारे पेरेंट्स को कभी स्कूल नहीं गए कहने, क्योंकि हम तो घर पे भी पिट जाते थे। कभी कभी मुझे लगता है एक बैलेंस ना तुषार सब चीज़ का ठीक है। एक हाथ थप्पड़ मारना कोई गलत नहीं था। सॉरी, मतलब पता नहीं, बहुत लोग मेरे इस पे ट्रोलिंग हो सकती है मेरी। मुझे भी पर्सनली मुझे तो बिल्कुल ठीक है। हम तो खैर बहुत ज्यादा वाले पिटे वाले जनरेशन है, अब तो वैसा नहीं कर सकते। हमसे संटी भी हमसे ही तुड़वाई जाती थी, मारा भी हमें ही जाता था। मेरा भाई तो बेलन चप्पल माँ के हाथ में जो मैं भी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़े ग्राउंडेड थे, थोड़ी अब हम वैल्यू समझ रहे थे। जिस लेवल की पैम्परिंग हो रही है बच्चों की, मैं अपनी सोसाइटी में, अपनी ही नहीं सब जगह देख रही हूँ। बच्चों को पड़ोस की आंटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं, आंटी अंकल का। हम लोग मोहल्ले की दूसरी आंटी से भी डरते थे। बिल्कुल। हमें कोई, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो आंटी हमें डांट देती थी, और हमारे पेरेंट्स लड़ने नहीं चाहते थे कि आपने हमारे बच्चे को क्यों डांटा। वो भी डांटती थी, हमारे पेरेंट्स भी डांट देते थे। तभी मुझे लगता है कुछ चीज़ें सीखी हैं तुषार। अब तो आप किसी बच्चे को बोल कर दिखाइए, उसकी मम्मी पहले आ जाएंगी। हमारी सोसाइटी में कुछ महीनों पहले का केस है, कुछ बच्चे बहुत तेज कार चला रहे थे सोसाइटी के अंदर, माइनर्स थे। फिर किसी ने रोका, एक जेंटलमैन ने जिन्होंने रोका, तो वो बच्चे के पेरेंट्स उस पर हावी होने लगे। तो फिर ऐसी जगहों पे कभी कभी फिर मैं ना अपना दिखा देती हूँ अग्रेशन, हम झांसी वाले हैं। फिर मैं वहाँ खड़ी हो गई लड़ने, तो उसकी माँ ने पता है क्या उस बच्चे की, हाँ तो सोसाइटी में ही तो चला रहे, बाहर तो नहीं गए। मैंने कहा तो मतलब सोसाइटी के लोग आपके बच्चे की कार के नीचे मरने के लिए हैं क्या? और वो पेरेंट्स गलती मानने को तैयार नहीं अपने बच्चे की। आप बिलीव करोगे, वही हमारे ज़माने में होता तो एक थप्पड़ पड़ता पहले तो उस बच्चे को कि तुम तेज गाड़ी क्यों चला रहे थे। फिर ये अथॉरिटी होती थी कि पड़ोस की आंटी भी थप्पड़ मार सकती है। फिर पुलिस आ गई, तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि अब कानून है कि अगर माइनर बच्चा गाड़ी चला रहा है तो पेरेंट्स को अरेस्ट कीजिए। तब वो पेरेंट्स डरे, फिर वो घबराए कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। फिर पुलिस उनको लेके गई, सब कही। लेकिन अरे ये आप घर में समझाइए, ये जो आप इतने केसेस देख रहे हैं, मैंने एज अ जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा इसको उठाया है तुषार। ये जो 15-16 साल के बच्चे गाड़ी चला के किसी को मार रहे हैं, गुड़गांव में केस हुआ, दिल्ली में केस हुआ, बहुत सारे केसेस पुणे में जो केस हुआ, कितना केस हो रहा है। ये ड्रंकन ड्राइविंग के बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? आपको बताऊँ कहाँ से सीख रहे हैं? क्योंकि चूंकि अब मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उसी एज ग्रुप से निकली हैं, मुझे बताया जाता है कि मम्मा वो 16 साल बच्चे का 16th बर्थडे है तो घर में अल्कोहल सर्व हो रही है और पेरेंट्स करा रहे हैं। 18वां बर्थडे है तो पेरेंट्स अल्कोहल सर्व कर रहे हैं घर में। वही गुड़गांव में जो केस हुआ था वो यही हुआ था। बच्चे रात में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में शराब पी रहे हैं और उसी बच्चे का फादर कह देता है ठीक है मेरी गाड़ी ले जाओ। अरे आप देख रहे हो ना बच्चों को, आप ही ने शराब पिलाई घर में, आप गाड़ी क्यों दे रहे हो? और सुबह एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे बाइकर्स, उन्होंने डिवाइडर तोड़ा और मार दिया उनको। तो मतलब आप समाज के लिए मेनेस तैयार कर रहे हो अपने घर पे। क्योंकि हमारी एज पेरेंट्स, मुझे लगता है तुषार, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को पाल के बड़ा कर रही हूँ, मैं इस देश की एक सिटीजन को भी तो पाल के बड़ा कर रही हूँ। मेरी जिम्मेदारी वो भी तो है कि एक अच्छा सिटीजन तैयार हो। एक बार हमारी सोसाइटी के बाहर, सॉरी बहुत लंबा आंसर है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। हमारी सोसाइटी में ना ऐसा था कि अगर आपको हमारे आना है तो एक थोड़ा सा आगे यू टर्न लेके फिर आप एंटर होंगे। उतना सा यू टर्न बचने के लिए लोग रॉन्ग साइड आते थे, तो हम लोगों ने कैंपेन शुरू की, गांधीगिरी, सबको फूल देते थे जो रॉन्ग साइड आता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं रात में खड़ी हुई थी तो एक लेडी आई, आप सोचिए बहुत छोटी 3 साल की बच्ची उसके साथ बगल में बैठी हुई है। तो मैंने फूल दिया, मैंने कहा मैम आप रॉन्ग साइड से आ रही हैं। तो बदतमीज़ी करने लगी मेरे साथ। तो मैंने कहा मैम आप एक बार ये सोचिए कि ये बच्ची क्या सीख रही है, जब ये गाड़ी चलाएगी तो ये क्या सीखेगी? आप चिंता मत कीजिए मेरी बेटी की, मैं इसको सिखा लूँगी। मैंने कहा कैसे सिखाएंगी? हाउ, टेल मी ना। अगर वो बच्चा आपको सिग्नल जंप करते देख रहा है, अगर वो बच्चा देख रहा है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, आप रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे हैं, तो आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो आप उससे सेंसिबल ड्राइविंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या? आप घर में OTT पे गंदे गंदे गालियों वाले शो देख रहे हैं, आप घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या पति पत्नी आपस में गंदी तरह चीख चिल्ला के गालियां दे रहे हैं, आपको लगता है आपका बच्चा बाहर बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है? बिल्कुल। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये हम दे रहे हैं। मैंने एक बार बहुत छोटे में मैं कहीं कहानी पढ़ी थी तो फिर मैंने वो अपने घर में कॉपी की। मैंने अपनी बेटी से कहा बेटी भाषा वो बोलना जो तुम सोचो कि तुम्हारी मम्मा अगर बोलेगी तो तुम्हें ठीक लगेगा।
अगर तुम गाली दोगे तो फिर मम्मा भी गाली दे सकती है, तो क्या तुम्हें मम्मा के मुंह से गाली सुनना अच्छा लगेगा? ये मैंने कहीं पढ़ा था कि एक माँ ने अपनी बहुत बच्चे अच्छी से बात है वैसे। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में, अपने घर में पेरेंट्स कैसा बिहेव करें, कैसा तुम चाहते हो और जैसा तुम घर में देख रहे हो, क्या तुम घर में गाली गलौज सुनते हो? नहीं सुनते, तो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम ना देना। या कम से कम ये लिहाज जो आजकल बच्चों ने एकदम छोड़ दिया है, वो देख ही नहीं रहे कि पड़ोस में कोई, बगल में कोई बुजुर्ग खड़ा है, कोई खड़ा है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारी पीढ़ी इज टू बी ब्लेम्ड, बच्चे नहीं, पेरेंट्स। आप सोशल मीडिया भी मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, और आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। आजकल बच्चे 6 महीने 7 महीने का बच्चा होता है, शुरुआत है, मतलब बच्चा समझ भी नहीं रहा चीज़ों को, वो वहाँ से रील देखना शुरू करता है, क्योंकि यूट्यूब किड्स है, ठीक है, बच्चों के लिए वहाँ पर थोड़ा फिल्ट्रेशन है, रील्स में तो कोई फिल्टर ही नहीं है, वहाँ तो हर चीज़, मतलब मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं दूसरे घर के बच्चों को भी देखता हूँ, 3 और 4 साल की उम्र में उनको उतना कुछ पता है जो शायद नहीं पता होना चाहिए था। हाँ, बहुत बुरा है। तो वहीं से वो लोग सीख रहे हैं। मुझे बात बताइए ना, आपको बच्चे को कहानी सुनाने के लिए यूट्यूब किड्स की जरूरत कब से पड़ गई? आपने और मैंने कैसे कहानियां सुनी थी? कहानी और लोरी के ज़माने अपनी चला माता गया। पिता, नाना नानी, दादा दादी, नानी दादी के पास रात में सोते थे हम, बिल्कुल। और नानी परियों कहानी की सुनाते कहानी, थे ना, इसकी ये कहानी, उसकी कहानी। और उसके बाद हमारे लिए अमरचित कथाएं आती थी, बिल्कुल। कहानियों की अच्छी किताबें आती थी, चंदा मामा और क्या क्या नंदन, सब हम पढ़ते थे। आप अपने बच्चे को अच्छी किताब क्यों नहीं पढ़ा सकते? आप अपने बच्चे के लिए स्टोरी रीडिंग, क्योंकि माता पिता के पास टाइम नहीं है ना, उन्हें अपना वो OTT पे वो सीरीज देखनी है ना, तो बच्चे को कुछ भी देखने दे रहे हैं। आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो, आप उसको कॉम्पनसेट कर रहे हो गैजेट दे के बढ़िया सा। मुझे याद है मेरी बेटी जब वो काफ़ी छोटी थी, 6-7 में रही होगी, तो वो ना बच्चा अपने पेरेंट्स को साथ मैनिपुलेट करता है। वो मेरी उस फ्रेंड के पास ना iPhone है। मैंने कहा बड़ी दया आ रही मुझे उसके माता पिता पर जिन्होंने अपने बच्चे को iPhone दे दिया इतनी छोटी उम्र में। हाँ। मैं तो नहीं दूंगी। मेरी भतीजी अभी 11th में आई है, उसको अब iPhone मिला है। मतलब फोन ही नहीं था उसके, ये नहीं कि आईफोन है, वो भी कैसे, क्योंकि घर में एक स्पेयर रखा था, ऐसा नहीं कि उसके लिए आईफोन खरीदा गया है, घर में एक एंड्रॉयड फोन रखा होता तो हम उसको वो दे देते। 11th तक। अच्छा, मैं किसी को बताती थी ना कि मेरी भतीजी 10th में है, उसके पास फोन नहीं, तो फोन नहीं दिया, कैसे काम चल रहा है? मैंने कहा जैसे हमारा चलता था, हमारा चलता था। नहीं, क्लास के व्हाट्सएप, मैंने कहा उसकी मम्मी के उस पे आ जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मम्मी के फोन पे आ जाती है, वो हमें बता देती है, मतलब सब हो जाता है फैमिली में, कोई टेंशन नहीं है। नहीं था फोन। अभी 11th में आके, अब भी 1-2 महीने पहले उसको एज आई सेड घर में एक स्पेयर फ़ोन पड़ा था, तो बाई चांस, मतलब ऐसा कोई नया मॉडल नहीं, पुराना सा है फ़ोन, वो पकड़ा दिया गया कि ठीक है चलो अब ले लो। 11 तक आप सोच सकते हैं आज की डेट में किसी बच्चे का फ़ोन ना हो। लोग बड़े हैरान होते थे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं देख रही हूँ 5-6 में बच्चों का फ़ोन है। एग्जैक्टली। जॉइंट फैमिलीज़ पर भी मैं थोड़ा बात करूँगा आपसे। जॉइंट फैमिलीज़ अब बहुत कम दिखती हैं, बहुत कम, ठीक है, उसकी बहुत सारी वजह भी हैं, घर छोटे होने लग गए, ठीक है, उसमें नहीं रह पाती, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहना भी एक, मैं कहता हूँ, टैलेंट है। टैलेंट है, और जो हम लोग एडजस्टमेंट की बात करते हैं ना, उसमें ट्रेनिंग है, मुझे लगता है। जो जॉइंट फैमिली में रहा है वो कहीं भी रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े सब कुछ के बाद भी आप ही डिसाइड करते हो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक छत के नीचे रहना है। उसके अपने फ़ायदे तो थे ही। बिल्कुल। उस दिन मैं जब बांसुरी स्वराज का इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जैसे भाई सुषमा जी बहुत बिजी रहती होंगी, तो बोली नहीं, मेरी दादी साथ थी। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हमने चूज़ कर लिया है कि हम बिजी हैं तो हमारा बच्चा एक मेड के साथ रह लेगा। बिल्कुल। नैनी कल्चर तो आ गया, नानी दादी के साथ रखना हमें मंजूर नहीं है। तो क्या हम गलत नहीं करें? मुझे कई बार ऐसा लगता है तुषार, हमारी पीढ़ी ना बहुत सारे उसमें ना पहलुओं पे गलतियाँ कर रही है। बच्चों को नाना नानी दादा दादी से हमने बहुत दूर कर दिया है। बहुत कम बच्चे हैं जो उतना टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, और वो मेड्स के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, मतलब वो भाई आपके बच्चे का ध्यान रख रही हैं, लेकिन उनको घर के बड़े बुजुर्गों की डांट, बड़े बुजुर्गों का प्यार, बड़े बुजुर्गों के हाथ का खाना। मैं कई बार देखती हूँ कि मैं अपनी, चूँकि बच्चों को ज़्यादा पैम्पर नहीं करती, मेरी माँ उनके खानों के नखरे, या उनकी दादी उनके खाने, अच्छा क्या खाओगी, ये सब तो ख़त्म हो गया। तो ये मुझे थोड़ा दुख होता है। और एक जो दूसरा बहुत डेंजरस ट्रेंड है, मैंने सुना है फैमिली में ही, हमारे 1-2 लड़कों ने बताया जो अभी मैरिजेबल एज के हैं या उस एज से इनफैक्ट निकल रहे हैं। वो बोले दीदी पूछती हैं घर में डस्टबिन कितने हैं, ये पता है आपको? और डस्टबिन मालूम है, बुजुर्ग लोग। ओह हाँ, जब मेरे कज़न ने मुझे बात बताई तो मैं तो हैरान हो गई। बोला ऐसे ही पूछा जाता है घर में डस्टबिन कितने? ये कहाँ जा रहा है हमारे संस्कार? और मतलब घर के बड़े बुजुर्ग डस्टबिन होते हैं। और अगर आपके यहाँ बुजुर्ग लोग हैं ना, तो शादी करने से मना कर रही हैं लड़कियाँ कि उनकी हाँ, मुझे उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। आई थिंक इट्स अ डेंजरस ट्रेंड, वेरी डेंजरस। और इसीलिए इतने ओल्ड एज होम्स शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं रह गया है।
अपने माता पिता की सेवा करने का या उनकी 4 बातें गलत बात सुनने का, कहाँ किसी के पास सब्र रह गया है, टाइम नहीं है किसी के पास सुनने का, तो पेरेंट्स ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा। पहला तो मैं क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में आपने इन सब चीज़ों पे बात की है, तो मैं बहुत ही छोटे सेगमेंट में इसको लेकर जा रहा हूँ। ज़िंदगी लाइफ या ज़िंदगी विद ऋचा, ज़िंदगी वर्ड को लेकर ही आप हमेशा आगे क्यों बढ़ते रहे? बहुत सारा एक्सपोजर था, जो जिस टाइम में आपका करियर था, वो करियर तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था। मेरे आते आते तो वो एक्सपोजर थोड़ा नैरो होने लगा था, बट आपके टाइम में तो बहुत एक्सपोजर था। फिर ज़िंदगी लाइफ या ज़िंदगी विद ऋचा, वाई? इसकी शुरुआत का बताती हूँ, फिर अभी ज़िंदगी त्रिचा बताती हूँ। तो ज़िंदगी, अगर आपको याद हो 2005 में जब चैनल 7 आया था, जिसको मैंने ज्वाइन किया था, तो एक टैगलाइन थी, चलती रहेगी ज़िंदगी लाइव। तो हर रिपोर्टर अपनी पीस 2 करता था और साइन ऑफ होता था, चलती रहेगी ज़िंदगी लाइव। हम लोग एंकर्स बुलेटिन खत्म करते थे, तो चलिए ऋचा अनिरुद्ध को इजाज़त दीजिए, कुछ देर बाद मेरे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे और चलती रहेगी ज़िंदगी लाइव। तो ये ज़िंदगी लाइव ना, ये वहाँ था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये शो शुरू होना था, पहले ये शो एक एक्ट्रेस करने वाली थी, फिर वहाँ बात नहीं हुई, फिर फाइनली अच्छा ऋचा करेगी। तो बहुत देर एक दिन बैठ के ना ये हो रहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी कि नाम, जिंदगी रॉक्स, ये सब चल रहा था उस समय। अच्छा, फारूक शेख जी वाला शो था ही तब, क्या था वो जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। तो होता क्या है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जिंदगी की ही तो बात करेंगे, हम सुख दुख की बात करेंगे, मोटिवेशन, तो कहीं ना कहीं लाइफ, तो जिंदगी रॉक्स हुआ कि नहीं, वो तो सुष्मिता की कोई शायद फिल्म आई थी, तो ऐसे बहुत ना। अचानक टीम में किसी ने कहा कि सर जिंदगी लाइफ तो अपना ही है ना, चलती रहेगी जिंदगी लाइफ, तो जिंदगी लाइफ कर लेते हैं। तो वो वहाँ से नाम चल गया। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बार मुझे याद है सेक्टर 18 में मैं कहीं थी, मैं कहीं बाहर जाती थी ना, तो लोग ऐसे बोलते थे, अरे तो वही है जिंदगी वाली, जिंदगी वाली। कई बार लोगों को एंकर का नाम नहीं याद होता। बिल्कुल। तो मुझे लगा मुझसे बड़ी आइडेंटिटी जिंदगी बन गई थी, जिंदगी लाइफ भी नहीं। कोई मुझसे अभी भी पता है, लोग मुझे कैसे बोलते, आप तो वही हो ना, हेलो जिंदगी वाली। तो नहीं, कोई कुछ और बोलेगा, कोई जिंदगी सीख, मतलब नाम लोग बदल देते हैं, उन्हें जिंदगी याद रहता है। तो फिर जब ये हमें डिजिटल शो यूट्यूब पर लाना था, तो फिर वही ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। तो लगा जिंदगी लाइव एक चैनल का शो था, कॉपीराइट का इशू ना आ जाए कल को, ये ना हो वो ना हो। फिर होता रहा। फिर टीम में किसी ने कहा कि काम करते हैं, जिंदगी विद ऋचा कर लेते हैं, कि इतनी सब कहानियां आपने हमेशा की हैं और आपकी पहचान के साथ जुड़, तो वो समा वो अपने आप जुड़ गया, मैंने जोड़ा नहीं। मुझे आज भी लोग, मैं सही बता रही हूँ आपको, हेलो जिंदगी कहने वाले बहुत लोग मिलते हैं, आप वही हो ना हेलो जिंदगी वाली। तो जिंदगी नाम जुड़ गया मेरे। और ये भी एक बड़ी बात है कि उस शो के बाद या उस शो के आसपास बहुत सारे जिंदगी को बीच कीवर्ड यूज करके बहुत सारे हेलो जिंदगी, सलाम जिंदगी, बहुत सारे शोज ऐसे आने लगे। और आज भी यूज करते हैं, तो कोई ना कोई हमें नाम मिल जाता है। बड़ा मुश्किल होता है नाम फाइंड करना, अगर जिंदगी को आप कीवर्ड रखें। अब मैंने जिंदगी में तो ऋचा कर दिया। वो परफेक्ट है। चलिए, अब मैं लास्ट सेगमेंट पे आ रहा हूँ। कुछ रैंडम क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा, ठीक है, जो कोई भी प्लानिंग नहीं है। कौन सा वो सॉन्ग है जो आपके जहन में हमेशा गुनगुनाता रहता है और क्यों? जब कोई बात बिगड़ जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आगे भी जाने ना तू, ऐसे 3-4 गाने मेरे बहुत ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, मुझे, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी ये है कि मैं आपके सुख में शायद शामिल हूँ ना हूँ, आप मुझे अपने घर में किसी फंक्शन में, पार्टी में बुलाओ तो शायद मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन अगर मुझे पता चलेगा कि आप किसी परेशानी में हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ रहूँ। तो जब कोई बात बिगड़ जाए तब साथ देना वाला मेरा एक फ़िलॉसफी हमेशा रही है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानेंगे कि शायद 6 महीने बात करे ना करे फ़ोन पे, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि कोई परेशानी में है, और ऐसा ही मैं उम्मीद दूसरों से रखती हूँ कि मेरे सुख में तुम रहो ना रहो, मेरे दुख में रहना मेरे साथ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, पर आनंद मेरी फेवरेट फिल्म है। ओके। अगर आप कहते हैं ना फिल्म कौन सी, तो मैंने शायद जितनी बार आनंद देखी उतनी बार कोई फिल्म नहीं देखी। रीजन? जिंदगी लाइफ की जो फिलॉसफी है ना, उसमें मतलब जिंदगी जहां पर है वहां ऋचा है। लाइफ, हाँ। और कितना हंस के वो आदमी अपनी बीमारी के साथ जीता है। उसको ऐसा कर दे, ऋचा विद जिंदगी कर दीजिए। और तीसरा गाना मैंने बोला, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने। एंड आई बीन ब्लेस्ड कि मैंने आशा जी से ये गाना ऐसे एक गाड़ी में बैठ के मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो उनसे गवाया था। बोली तुमको पसंद है ये? मैंने कहा ताई सुना दीजिए। जो भी है बस यही एक पल है, सो लिव इन द मोमेंट। ना कल का पता है, ना बीते हुए कल का पता है। तो ये कुछ जो मेरी फिलॉसफीज हैं, वही गाने अच्छे लगते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो आपका इंटरेस्ट होता है, फिलॉसफी होती है, वही आपको सॉन्ग्स भी पसंद आने लगते हैं। अच्छा, वो सेकंड क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, वो कौन सा इंसिडेंट आपकी लाइफ में है जो आपको या तो हमेशा डरा कर रखता है या हमेशा बहुत एक्साइटेड रखता है? डरती नहीं हूँ मैं।
पता नहीं, डर मुझे किसी चीज़ से नहीं लगता। मतलब डरी मुझे लगता है, अगर मैं पहली बार जीवन में कभी डरी हूँ तो 2020 में जब मेरी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ, 4th स्टेज कैंसर था, तब मैं जेन्युइनली डरी हूँ। मतलब जिस तरह से, मतलब उनके जीवन को लेकर, और वो आज भी ऐसा है कि 4 साल बाद भी ना मैं थोड़ा स्ट्रेस कैरी करती हूँ उस चीज़ का। और मतलब मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे जितने भी बाल सफ़ेद, आई डोंट कलर माई हेयर, लेकिन जितने बाल सफ़ेद हुए ज़्यादा माँ की बीमारी आप मेरे बाद। सफ़ेद हैं। हाँ, तो वो हमारी पीढ़ी में बहुत तेल लगाया जाता था। तो मेरे जितने बाल सफ़ेद हुए वो माँ की बीमारी के बाद, मतलब अभी पिछले 3-4 साल में ज़्यादा हुए। वो स्ट्रेस मैंने लिया है माँ की तबीयत का। एक्साइटेड ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, किसी भी नए काम को लेके, इस चीज़ों को लेके एक्साइटेड रहती हूँ। मतलब वैसे नथिंग इन पर्टिकुलर। मतलब थर्ड क्वेश्चन पर आता हूँ, कोई भी सुपर पावर अगर आपके पास होती तो वो कौन सी होती और क्यों आपको चाहिए? क्योंकि हमारे ज़माने में बहुत सुपर नहीं, मैं अभी हफ्ते 10-15 दिन पहले की बात है, मैं टाइम मशीन में ना पीछे जाना चाहती हूँ। और मैं रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि मैं उनसे बहुत बहुत एसोसिएट करती हूँ। बहुत बार सपने में अपने आप को लक्ष्मीबाई टाइप देखूंगी, सिर्फ पागलपन बहुत होते हैं मेरी लाइफ में। तो मैं टाइम मशीन में जाके 1856 1857 का झांसी में जाना चाहूँगी कि उस समय वहाँ क्या हो रहा था, रानी लक्ष्मीबाई को देखना चाहूँगी। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप का है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई का ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। कौन सा करेक्टर हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, मोटिवेट करता है, जो आपको लगता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर होने चाहिए था, या फिर मैं अगर हिस्ट्री में कभी होती तो मैं ये ऐसी होती? तो आपने सवाल, ये तो लक्ष्मीबाई नहीं, है। लक्ष्मीबाई के अलावा अब कुछ और सोचा ही नहीं कभी। सच्ची नहीं, मतलब मेरे लिए हमेशा लक्ष्मीबाई, वन एंड ओनली जिसको कहते हैं ना, मैं बहुत दीवानी हूँ उनको लेकर। और मैं अभी जैसे आनंद की एंडिंग आज भी ना, अब इतनी बार देख ली है, लेकिन आनंद आप मुझे आज भी दिखा दो, मैं एंड में रोने लगूंगी। लक्ष्मीबाई का लाइट एंड साउंड होता है झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई का, मैं एंड में रोने लगती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, जब मैं पूरा कभी ऐसी बैठ के पढ़ रही हूँगी, नरेट कर रही हूँगी, मैं एंड में रोने लगती हूँ। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो ना एसोसिएशन पता नहीं सबको होती या नहीं, अपने या तो शहर में पली बढ़ी या जो भी था, बट वो इम्प्रेशंस आपके बहुत ब्रेन पर। हाँ। अच्छा, लक्ष्मीबाई जी की वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी खूबी है जो आपको सबसे ज़्यादा, जब जिसको जानने के बाद आपको लगा कि नहीं यही तो है जो मेरा है? देखिए, एक तो जब समझाने की, अंग्रेज़ों से बात करने की कोशिश की, और जब ऑल टॉक्स फेल्ड तो खड़ी हो गई और फिर लड़ी वो। फिर उसने ये नहीं सोचा कि अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एक ये। और एक जो हम लोगों को, अब जब किले में भी जाते हैं तो बताया जाता है कि जब वो शादी होकर आई थी ना, तब उन्होंने, सोचिए उस समय फेमिनिज्म की डेफिनेशन देखिए, उन्होंने उस समय लड़कियों की, औरतों की सेना की टुकड़ी बनाई थी। उन्होंने कहा था ये महिलाएं घर में क्यों बैठी हैं, तुम्हें भी लड़ना होगा। तो उन्होंने उस ज़माने वो काम किया। कितनी कितनी औरतों को उन्होंने एक ताकत दी होगी और जगाया होगा और घरों से निकाला होगा। तो वो, ये दो चीज़ें मुझे हमेशा उनकी लगती हैं। और कितना सेल्फलेसली, और एक चीज़ ये हिम्मत की कहना कि मेरा जीवित या मृत शरीर अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तो जो दो कहानियाँ हैं उनको लेकर कि फाइनली कुटी में गई, कुटिया में एक ऋषि के, उन्होंने कहा इसको आग लगा दो। तो मतलब, एंड शी वॉज वेरी यंग। एक थोड़ा सा उसको लेकर वो है कि उसमें कविता में उम्र कुल 23 की थी, लेकिन जब जैसे झांसी आते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि 23 थी या 30 थी, इसको लेकर थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन बहुत कम उम्र में अपना सब कुछ। और मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ शहरों में मैं अभी भी घूमने गई, वहाँ शानदार किले और पैलेसेस और वहाँ के राज परिवार हैं, और गाइड आपको बता रहा है ये देखिए यहाँ ना, ये अंग्रेज़ों के साथ राजा साहब का डिनर होता था। मुझे अंदर से गुस्सा आने लगता है। मैं सोचती हूँ कि ये ऐसी ज़िंदगी तो फिर लक्ष्मीबाई भी जी सकती थी। बहुत आसान। वो भी अंग्रेज़ों से सब सुलह कर लेती और अपने बेटे को एक रिकग्निशन दिलवा लेती, और अंग्रेज़ उसको कंट्रोल करते झांसी के एम्पायर को, उनके गुड बुक्स में रहती, और अपना तो लाइफ उनकी शान शौकत से बीतती ना। लेकिन वो लड़ी अपने शहर की आज़ादी के लिए। तो आज कुछ नहीं है झांसी में, किले के अलावा क्या है, खंडहर है वो। बिल्कुल। तो जिन किलों में आज बढ़िया शान शौकत आप देख रहे हैं, जहाँ बहुत टूरिस्ट जा रहा है, वहाँ का इतिहास क्या है हमको समझना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट या फ्यू ऑफ देम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि अगर ऋचा अनिरुद्ध जो आज हैं वो नहीं होती, मतलब एंकर नहीं होती, आज मेरे सामने इस तरह से नहीं बैठी होती, तो फिर क्या होती? देखिए, मैं दिल्ली आई तो थी कंप्यूटर कोर्स करने, लेकिन मुझे समझ में अब आता है कि शायद मैं वो कंप्यूटर कोर्स भी पूरा नहीं कर पाती। जैसे मैंने PMT का भी एग्जाम दिया था, डॉक्टर बनने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा हुआ ईश्वर कि मैं डॉक्टर नहीं बनी, क्योंकि मैं बहुत खराब डॉक्टर बनती या मैं MBBS छोड़ के भाग गई होती। खराब तो नहीं बन पाती मैं। वो तो उस समय क्या होता है, उस समय भेड़ चाल में सब वही कर रहे हैं PMT, और डॉक्टर की बेटी हूँ, डॉक्टर की बहू हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं अच्छी डॉक्टर बनती।
तो कई बार ये इनफैक्ट ये कहना चाहूँगी मैं आपके के ज़रिए कि जब हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद होता है उस समय हम डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, जो बच्चे खासकर कि मैं यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, आपके लिए कुछ और बेहतर बना था। अगर मैं तब डॉक्टर बन जाती तो आज यहाँ आपके सामने नहीं होती। फिर मैं कंप्यूटर कोर्स करने लगी थी, अगर वो करती रहती तो कहीं सॉफ्टवेयर में बैठ के पता नहीं क्या एक जॉब कर रही होती, शायद उससे मैं खुश नहीं होती। तुषार, बहुत इनफैक्ट आपने एक अच्छी बात पूछी है। कल ही मैं किसी से गई थी कि आप अपने आसपास ज़्यादातर लोगों से मिलिए, वो आपसे कहेंगे कि हम वो काम कर रहे हैं जो करने में हम खुशी नहीं है। चाहे वो बैंक में है, चाहे सॉफ्टवेयर में, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे आई एंजॉय माय जॉब। सैलरी के लिए काम, वो सैलरी के लिए कर रहे हैं, EMI के लिए कर रहे हैं, बच्चा एक महंगे स्कूल में पढ़ रहा है उसकी फीस के लिए कर रहे हैं, और बेसिकली ज़िंदगी चलानी उसके लिए कर रहे हैं। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैंने जीवन में वो काम किया जो मुझे अच्छा लगता है। आज इसका इंटरव्यू है, कल उसका इंटरव्यू है, आज चलो यहाँ कवरेज करने जा रहे हैं, आज मुंबई जा रहे हैं। कितना घूमते हैं हम लोग, नहीं हमारे असाइनमेंट्स हमें कहाँ हम लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, इतना सीखने को मिलता है। हमारा कोई भी 2 दिन, मुझसे लोग पूछ रहे हैं आपका शेड्यूल क्या, मैंने कहा मेरे कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। आज आपके साथ यहाँ बैठी हूँ, कल मेरा दिन कुछ अलग होगा। हम 9 to 5 का जॉब नहीं किया कभी, हमने कभी कभी 20 घंटे का काम किया है, कभी 8 घंटे की नौकरी नहीं की, कभी 10 की 12 की 15 की, कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन कितना डिफरेंट काम किया। तो ये नहीं करती अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इसके अलावा जो बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। ओके। लेकिन शायद मैं वहाँ पहुँच नहीं पाती क्योंकि वो उसका कहीं मार्गदर्शन मेरे जीवन में था नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये नहीं होती तो मैं क्या करना चाहती, समथिंग टू डू विथ म्यूज़िक। सिंगर? हाँ, बचपन में सीखती थी लेकिन वो छूट गया। अब आप बिलीव नहीं करोगे, अब जाके अपने उस पैशन को रिवाइव कर रही हूँ मैं। अब ऑनलाइन सीख रही हूँ। शंकर नहीं अभी गाने नहीं बनी, अभी उस दिन क्या हुआ, शंकर महादेवन मिले मुझे, तो मैंने उनको कहा मैं आपकी ऑनलाइन अकेडमी से सीख रही हूँ। तो बोले अरे तो फिर गाना एक दिन हमारे, मैंने कहा सा लगाना तो आ जाए। सा लगाना बहुत बड़ी मेहनत का काम है तुषार। पुराने म्यूजिक सीखने वाले लोग कहते हैं सापा सा पर आपने साध लिया तो फिर सब कुछ सध गया। हाँ, लेकिन पुराने कितने बड़े बड़े कलाकार, बिस्मिल्लाह खां साहब तक ऐसे लोग कहते थे कि अभी तो सा ही नहीं लग पा रहा है। तो आजकल कई बार देखती हूँ कुछ म्यूजिशियंस के लाखों की करोड़ों की फॉलोइंग है लेकिन उनका दिख रहा है कि सा लगा नहीं है अभी। तो लेकिन मुझे ये था कि मैं अपने एक अपने शौक को, शौक भी नहीं है मेरा, पैशन था, तो उसको रिवाइव करूँ। तो पिछले 1-1.5 साल से मैंने ऑनलाइन सीखना शुरू किया वापस। शौक के लिए जीना चाहिए इंसान को, समय निकालना चाहिए, सबसे बड़ी समय निकालना चाहिए। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, कोविड में मैंने पेंटिंग शुरू की। मैं बचपन में पेंटिंग करती थी, ऑयल पेंटिंग। आप इंस्टा पे चेक करना, तो मैंने कोविड के समय पेंटिंग की। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन निकला क्योंकि कोविड में समय जब पहला था, हम लोग घर में ही तो बैठे थे, बोर हो रहे थे, वो बनाया। जिस दिन मेरी माँ के कैंसर का ही पता चला, उसके बाद मैंने एक शिवलिंग पेंट किया और उसमें मैंने एक येलो लाइट निकालते हुए, एज इन इट वॉज माई एक्सप्रेशन ऑफ प्रेयर कि आप ही अब जीवन दोगे, जीवन आप ही को दो। और मैंने उसमें लिखा था दिस इज़ नॉट अ पेंटिंग, दिस इज माई प्रेयर फॉर माई मदर। तो मैंने अपना वो बचपन का पेंटिंग का शौक और गाने का शौक, ये दोनों अब पिछले 2-3 साल से मैंने रिवाइव किए हैं, क्योंकि वरना तो फिर उसी भाग दौड़ में आप लगे रहोगे। अपने काम भी कर लेने चाहिए। फिर अभी फ्रैक्चर हो गया था तो बैठे बैठे पेंटिंग बनाई खूब सारी। तो आप अच्छे पेंटर बन चुके हैं और आप अच्छे सिंगर बनने जा रहे हैं। तो कुछ सालों में क्या हम सुनेंगे? अच्छे बुरे के लिए नहीं। ओके। मुझे लगता है पैशन आप जो भी आप फॉलो करते हैं ना, वो सिर्फ अपने सुख के लिए, जिसको कहते हैं ना स्वांताय सुखाय, अपने लिए। और किसी से आप जजमेंट मत मांगिए कि मेरी पेंटिंग कैसी बनी है। बस अपना बनाते जाइए। अगर आप डांस करते हैं तो आप कमरा बंद करके नाचिए, आप किसी के सामने मत नाचिए। आप गाना चाहते हैं आप गाइए, किसी से अप्रूवल मत लीजिए, क्योंकि हम लोग बस वहाँ फंस जाते हैं कि अगर मैं अभी गाऊंगी और आप कहेंगे अच्छा नहीं था, वहाँ प्रॉब्लम नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। नहीं वही बात बता रही हूँ। तो अपने लिए कीजिए, जो भी शौक है आपका, वो अपने को सुख देने के लिए होना चाहिए। तो लास्ट में एक कमेंट या कमिटमेंट, जो भी कह सकते हैं, जैसे आपने कहा कि कोविड के टाइम पर आपने पेंटिंग की और इंस्टाग्राम पर आपने शेयर किया, तो क्या आने वाले टाइम में आपके व्यूअर्स आपके सॉन्ग गाते हुए कोई रील देखने वाले हैं? एक दिन कुछ बनाया था, रिकॉर्ड किया, 2-3 लोगों से पूछा ये डालने लायक है, जैसे मैंने कहा ना, हम लोग उसमें फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, अभी परफेक्शन नहीं आया है इसमें। तो जिस दिन लगेगा कि हाँ परफेक्शन आया है, उस दिन, जिस दिन रिकॉर्ड करके लगेगा हाँ ये परफेक्ट, हाँ मतलब मैं बेसुरी नहीं हुई, हाँ बेसुरी नहीं हुई उस दिन लगे। अभी तो बहुत बेसुरी हो जाती हूँ। चलिए, थैंक यू ऋचा जी, आप स्टूडियो में आए और कहते हैं ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो हो सकता है, क्योंकि मैंने आज से पहले सिर्फ आपको टीवी पर देखा था, मैंने आपसे सीखा था, और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे शख्स के साथ इंटरव्यू करना जिसको देखकर आपने सीखा हो कि सवाल पूछते कैसे हैं। तो मैं बहुत कम पॉडकास्ट में प्रेशर में होता हूँ, आज मैं थोड़ा बहुत प्रेशर में था कि यार सही से पूछना है। नहीं आप नहीं, मैं बहुत प्रेशर में था, नहीं सही से पूछना है, सही से पूछना है।
सो वो होता है ना, एक एकलव्य वाला सीन होता है, एक होता है कि एक अर्जुन होते हैं जो सीख रहे होते हैं, एक एकलव्य होता है दूसरा सीख रहा होता है, तो गुरु दोनों के लिए गुरु होता है। सो थैंक यू, आज आप स्टूडियो में आए। थैंक यू।